नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट 7 को, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टेस्ट सीरीज है जो रुक्मिणी प्रकाशन से लिया गया है और इसके पहले हमने 6 सेट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम डिस्कस करते हैं टेस्ट 7 को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेट में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। तो इसके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले जीके और जीएस को समझते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी दलहनी पौधे हैं उन सभी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पे स्वीट पी यानी मटर, ये भी एक दलहनी पौधा है। बगीचे की मटर गार्डन पी, ये भी दलहनी पौधा है। मूंगफली भी दलहनी पौधा है, लेकिन तुलसी एक दलहनी पौधा नहीं है। तो यही हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, तुलसी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहा जाता है। तो बीज पत्ती को ही बीज पत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। तो जल की क्षति को जो है ना वो पौधे के ऊपरी भागों में कैसे होता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तो इसको क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि गाँवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, यानी अनाज में से भूसी जो महिलाएं निकालती हैं गांव में, उस विधि को क्या कहा जाता है। तो उस विधि को निष्पादन या फटकना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 55वें नंबर प्रश्न की। तो कहता है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको परजीविता कहते हैं। इसको परजीविता कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कौन है। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष प्रजातियों को हम लोग विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वन उन्मूलन के परिणाम है। तो जब वन उन्मूलन का परिणाम क्या क्या है। तो देखिए, वायुमंडलीय के तापमान में वृद्धि होगी। तो सही बात है, जब वन उन्मूलन होगा वनों की कटाई होगी, में कमी आएगी, तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा सही है। उसके बाद कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी। हाँ जी हाँ, एकदम वृद्धि होगी। उसके बाद कहता है कि भौम जल स्तर में वृद्धि। तो देखिए, भौम जल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, जबकि इसमें ह्रास आएगा, कमी आएगी। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन आपको तीसरा गलत है। उसके बाद चौथा की बात करते हैं। तो कहता है कि जब बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की होने की संभावना में वृद्धि होगी। तो जी बिल्कुल, ये चौथा ऑप्शन भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये 3 सही है। तो देखते हैं, देखिए सी में है 1, 2, 4। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे 58 नंबर कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला संयोजी उत्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, संयोजी उत्तक। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे 59 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो कैलोरी और जूल जो है ना वो ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए हम लोग रोजियोला, एड्स और इबोला ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, जबकि प्लेग जो है वो विषाणु जनित नहीं, जबकि जीवाणु जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 61 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णन होता है। और लूसीफेरिक वर्णक नामक जो वर्णक होता है उससे क्या होता है कि जो रात में जो है ना वो चमकने लगते हैं। तो जैसे जुगनू जो होता है ना वो रात में चमकता है ना, तो इसी लूसीफेरिन वर्णक के कारण वो चमकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है एपिडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एपिडर्मिस। आगे बढ़ेंगे, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो। तो उत्प्रेरक का क्या काम होता है कि अभिक्रियाओं को और तीव्र कर देना उत्प्रेरक का काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। और इस सर्वप्रथम उत्प्रेरक की जो पुष्टि करी गई थी वो बर्जिलियस के द्वारा 1835 में करी गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम उत्प्रेरक की पुष्टि बर्जिलियस ने 1835 में की थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है। तो मोती का प्राथमिक संगठक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो मेढक जो है ना वो अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेढक।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें पोटेशियम जो है ना वो सबसे अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग घटता या बढ़ता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको एक समान कहेंगे, उसको एक समान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक समान। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यह प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी होगी, ये तो सही है कि इसका परिणाम है। उसके बाद पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, ये भी सही बात है कि आपको प्रदूषण के स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा ही होगा। उसके बाद कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होगी, तो हाँ ये वृद्धि नहीं होगी जबकि इसकी कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, इसका कमी हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कौन देगा हमको, तो उसकी कमी होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और भूजल के स्तर में कमी आएगी, यानी ये भी परिणाम है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे ऑप्शन ए को देखते हैं कि अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है। तो अम्ल का काम नहीं है, ये क्षार करता है, क्षार का काम है कि लाल लिटमस को वो नीला कर देता है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, यानी ये ऑप्शन ये गलत है। उसके बाद क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, तो ये क्षार नहीं करता, ये अम्ल जो है ना, अम्ल नीले लिटमस को बदलकर लाल कर देता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जी हाँ, क्षार जो है ना स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 69 का जो होगा आंसर, ये सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होता है। तो देखिए अम्ल स्वाद में नमकीन नहीं होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 70 नंबर कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि एक तरल यानी जल द्वारा गैस या जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए जल से सीधे गैस बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो यदि बॉर्डर लाइन तत्व की बात करें तो बॉर्डर लाइन तत्व जो है वो आपको पोलोनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, ये सभी आपको बॉर्डर लाइन तत्व है, जबकि बिस्मथ बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न की तरफ कि गति का पहला नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है। तो गति का जो पहला नियम है वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। और स्थिति और समय की बात करें तो स्थिति और समय यह दूसरा नियम है। उसके बाद बात करें स्थिति और वेग की, तो स्थिति और वेग के बीच संबंध तीसरे नियम से स्पष्ट होता है, तो ये जो इसका ऑप्शन होगा आपको बी होगा, ये जो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न वृषण, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हम जानते हैं वृषण जो है वो आपको मेल सेक्स हार्मोन आपको ग्रंथि है, तो इससे जो स्रावित होता है वो आपको टेस्टोस्टेरोन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। तो ये करता है गर्भनाल, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, गर्भनाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि जंतुओं का कौन सा विशेष समूह मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो है ना वो आपको ये जो समूह है वो मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी होगा। और ये इकाइनोडर्मेटा जो जीव है, इस संघ के जो जीव हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें आपको जैसे फिश तारा फिश, उसके बाद आ जाता है इसमें ब्रिस्टल तारा, उसके बाद आपको आ जाएगा समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, थायोमेन, कुकुरमेनिया आदि, ये सारे जो है ना वो आपको इकाइनोडर्मेटा के जीव हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में अम्लीय है, यानी सबसे अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे अम्लीय होगा। जैसे जैसे इसका पीएच मान बढ़ता जाएगा उसकी अम्लीयता क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी, और 7 पे जाके उदासीन हो जाएगी, और 7 से जब आगे बढ़ेगी तो वो क्षारीय हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है
81 कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो ऑप्शन देखिए आप कि माइका और क्वार्ट्ज जो है ना वो बिजली के कुचालक हैं। तो ये ऑप्शन आपको बिजली के कुचालक हैं, ये सही है। उसके बाद धातु देखिए, धातु हमेशा जो होते हैं वो बिजली के सुचालक होते हैं, तो ये आपको सुचालक हो गया, तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद रबड़, रबड़ देखिए कुचालक है, लेकिन ऑप्शन में धातु होने के कारण ये ऑप्शन आप नहीं देख सकते हैं। उसके बाद धातु देखिए सुचालक है और माइका क्या है, कुचालक है, यानी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है ना ये आपको ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न कि स्वस्तम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे 83 कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आपको नाभिक कोशिका को ऑर्गेनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कौन सा कथन सही है या गलत है ये ढूंढना है आपको। तो देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैस धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। ये देखिए बढ़ नहीं जाती, ये घट जाती है, तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। यानी कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथन सही है और बी गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। तो असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान आपको पीली लौ देखी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पीली लौ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है ना वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन पर क्रिया पर आधारित है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है आपको कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। और ग्लूकोज का जो पायरुवेट है उसमें टूटना ग्लाइकोसिस कहलाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि क्या कि ग्लूकोज का जो पायरुवेट है उसमें टूटना ग्लाइकोसिस कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित किया जाता है तो उससे क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लोरीन। 89 कहता है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें तांबा 70% होता है और आपको जस्ता 30% होता है। तो यदि हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं तांबा और टीन, तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है। और बात करें यदि तांबा और एल्युमिनियम की, तो तांबा और एल्युमिनियम के बनने से आपको रोल गोल्ड बनता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि तांबा और टीन का मिश्रण कांसा होता है, उसके बाद आपको कॉपर यानी तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण रोल गोल्ड होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को आपको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 जून की बात करें तो 20 जून को आपको विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इन सबों में सबसे वरीय हैं, और भारत के वरीयता क्रम को अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका स्थान 6ठा आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वह प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में देखना है, तो सबसे अधिक अगर लिंगानुपात है तो आपको केरल का है जो 1084 है, केरल का 1084 है। उसके बाद तमिलनाडु है
जो 996 है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश जो कि 993 है। उसके बाद मणिपुर है जो 985 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है जो 991 है। तो इस प्रकार ये क्रम है। तो इसमें हम देखेंगे इसके क्रम को, तो आपको मिलेगा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। 95 नंबर प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो ये जो काल है वह है उत्तर वैदिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और महाजनपद काल को हम लोग उत्तर काला उपदार मृदभांड काल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन काल और आपको महाजनपद काल को उत्तर काला उपदार मृदभांड काल। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 96 कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1680 में हुई थी और उनका जन्म 1627 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 97 कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पे आपको जो किया गया है वो है सरदार सरोवर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि हम लोग बात करें मेट्टूर परियोजना की, तो मेट्टूर परियोजना जो है वो आपको कावेरी नदी पे तमिलनाडु में स्थित है। और फरक्का परियोजना की बात करें तो फरक्का परियोजना आपको गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पे, मेट्टूर परियोजना आपको कावेरी नदी तमिलनाडु पे और फरक्का योजना आपको हो जाएगा गंगा नदी पश्चिम बंगाल पे। आगे बात करेंगे कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में जो शुल्क है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? तो ये प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, तो वह है आपको जीवी मावलंकर। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए? तो प्रथम लोकसभा की बात करें तो आपको 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक ये प्रथम लोकसभा थी, जिसमें इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो एम.ए. आयंकर थे और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जी.बी. मावलंकर थे। तो जी.बी. मावलंकर आपको प्रथम अध्यक्ष थे और एम.ए. आयंकर ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इन दोनों को याद रखेंगे। तो ऑप्शन में आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रथम उपाध्यक्ष, तो ये करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 100 नंबर कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया गया था? तो ये कराया गया था फैजी के निर्देशानुसार। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और इन्हीं के निर्देशन में आपको महाभारत और रामायण दोनों का आपको अनुवाद किया गया था। और महाभारत के फारसी में अनुवाद को रजनम्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, और प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपको कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन सा था? तो पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा करी गई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा पहली बार करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपको महानदी डेल्टा पड़ता है और तमिलनाडु में आपको कावेरी डेल्टा पड़ता है। तो इन दोनों को भी याद करेंगे कि महानदी उड़ीसा में, तमिलनाडु में कौन? तमिलनाडु में कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र का जो नदी आपको है वो आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग में हिमनद से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डैश थे। तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्नों की बात करेंगे। तो कहता है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम ऑफ हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे 1892 में। और ये 1892 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर आपको ये चुनाव जीते थे। 1892 में लिबरल पार्टी के चुनाव पर ये ब्रिटेन में जीते थे।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो नरसिंघम समिति का गठन जो है वो बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, नरसिंघम समिति। तो आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि मल्होत्रा समिति जो था वो बीमा क्षेत्र से संबंधित था। ये जो मल्होत्रा समिति आपको बीमा क्षेत्र से संबंधित था, और आपकी चलैया समिति की बात करें तो चलैया समिति आपको कर ढांचे में सुधार से संबंधित था। तो आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आपको आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में करी थी। 1867 में आपको आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो विश्व सुंदरी की खिताब सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, सुष्मिता सेन ने। और अब तक 3 भारतीयों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता सन 2000 और हरनाज कौर संधू 2021। संख्या 110 है कि अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन ही है? तो देखिए नामीबिया की राजधानी जो है वो विंडहॉक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विंडहॉक। और ये नियामी जो है ना वो नियामी नाइजर की राजधानी है, और लुआंडा जो अंगोला की राजधानी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सीज फायर रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो सीज फायर जो रेखा है वो आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यदि हम बात करें कनाडा और अमेरिका की, तो कनाडा और अमेरिका के बीच में आपको जो है वो है 49 डिग्री समानांतर रेखा। उसके बाद बात करें हम लोग जर्मनी और पोलैंड की, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। तो 49 डिग्री आपको कनाडा और अमेरिका, और हिंडनबर्ग रेखा आपको पोलैंड और जर्मनी और फ्रांस अभी हमने देखा सीज फायर रेखा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो आपको इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, और ये लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको 1952 में किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना जाता है? तो महालवाड़ी को ही गांव कहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। महालवाड़ी का मतलब ही है गांव, तो गांव हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 115, 116 WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं आर वेंकटरामन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में जो अग्रणी जिला है बिहार का वो है पूर्णिया, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा राज्य बिहार है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो आपको बिहार के गया में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो चित्तरंजन दास ने करी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, चित्तरंजन दास। 122 और 38वां अधिवेशन था यह। आगे बढ़ेंगे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो हैं वो पश्चिमी चंपारण के मुरली भरहरवा गांव के थे, पश्चिमी चंपारण जिला के मुरली भरहरवा के, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो था अलबुर्नी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, अलबुर्नी। और अलबुर्नी की एक पुस्तक है जो है किताब उल हिंद, जिसमें आपको तत्कालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, तो इसको भी याद रखेंगे कि अलबुर्नी की पुस्तक है किताब उल हिंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? INA का मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के बचाव समिति के अग्रणी वकील कौन थे? तो इसमें थे आपको भूला भाई देसाई, तेज बहादुर प्रभु और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार
यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की थी, तो वो था आपको अगस्त की घोषणा, अगस्त 1917 की घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जिससे आपको ब्रह्मपुत्र निकलती है, जिससे आपको क्या सिंधु नदी निकलती है, तो वही मानसरोवर झील जो कहाँ है? तिब्बत में है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी मैग्रोव वन कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन, उस वही है आपको क्या? मैग्रोव वन। तो करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ये भी जो है आपको 3 देशों से मिलती है इसकी सीमा, जैसे भूटान, चीन और म्यांमार। बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो एक तरफ से नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और बांग्लादेश से भी मिलती है। सिक्किम की बात करें तो एक तरफ से नेपाल से, एक तरफ से चीन से और एक तरफ से भूटान से। तो ये तीनों जो है ना, इसकी 3 सीमा जो है ना, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अंतर्राष्ट्रीय देशों से मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 129 प्रश्न कहता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो ये चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, और यही जयचंद जो था जिसको हम लोग भारत का गद्दार के नाम से भी जानते हैं, जिसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए न्योता दिया था और उसको बुलाया था। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी है? तो शिवाजी की राजधानी जो है वो रायगढ़ है, और यही जो शिवाजी थे, शिवाजी और औरंगजेब, इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपको शिवाजी और उसके बाद औरंगजेब, ये जो दोनों थे, इन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। तो इनकी राजधानी रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपको खोजना है। तो देखिए पहला ऑप्शन हम पढ़े हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये आपका ऑप्शन जो है वो सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी करती है। ये भी सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में मदद करती है। अगला है कि ग्राम सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही मदद मिलती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सभी कथन सत्य हैं। तो ये सभी कथन जो है ना बिल्कुल सत्य हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि बैंक के दर का आशय है। तो बैंक के दर का क्या आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर है वही आपका क्या है? बैंक का दर है। यानी आरबीआई जिस दर पे आपको बैंकों को ब्याज देती है वही आपका बैंक दर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1664 में हुई थी, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पहली फैक्ट्री सूरत में 4 साल बाद 1668 में, यानी 64 में स्थापना होती है और 4 साल बाद 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं। आगे है अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो शहरी जनगणना का प्रतिशत है वो है 11.29। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 11.29। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो ये जो कथन है ये अरस्तु का है, ये कथन अरस्तु का है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन है जिसको हम लोग पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं, और पृथ्वी का लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन यहीं से उत्पादित होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
138 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। तो सबसे अधिक जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो एशिया में है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो देखिए ऋतु परिवर्तन जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से नहीं होता है, जबकि यह परिक्रमण से होता है। घूर्णन से नहीं होता जबकि परिक्रमण से होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि लोटस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। तो लोयस जो आपको चट्टान है वो आपको परतदार चट्टानों के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है। तो वो है आपको कैप्टन शिव चौहान, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो वो किया है पृथ्वी द्वितीय का, तो ये करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, पृथ्वी द्वितीय। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश बना है। तो वो बना है भारत, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो ये जीता है रिंकी केज ने, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 2021 और 22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है। तो ये हो गया है भारत, और सबसे पहले की बात करें तो वह है चीन। आगे बढ़ेंगे कि विश्व में टीवी दिवस कब मनाया जाता है। तो टीवी दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है। तो शारजाह स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर आपको सचिन तेंदुलकर स्टैंड रख दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी है। तो ये लिखा है आपको सज्जन सिंह यादव ने, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। इस प्रकार यह टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। 7वां टेस्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।